ये कहानी है मोहन की, जो अपनी पत्नी के मरने के बाद एक माया नाम की औरत से मंदिर में शादी कर लेता है ताकि उसकी बेटी महक को माँ का प्यार मिल सके। ऐसे ही 11 साल बीत जाते हैं। महक दिखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वहीं माया की बेटी शालू देखने में सांवली और एक चालाक लड़की थी। दीदी, मुझे सुबह से चाय नहीं मिली। जल्दी से चाय बना कर लाओ। मेरे सिर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ महक, जल्दी जा और हम तीनों के लिए जल्दी से चाय बना कर ला। अरे भाग्यवान, इस बेचारी को आराम तो करने दिया करो। अरे सुबह से काम में लगी है, कभी तो सुकून की सांस भी लेने दिया करो। ए शालू, जा तू जाके चाय बना कर लेकर आ जा। आज मेरी बेटी मेरे पास बैठेगी। आजा बेटी, बैठ जा मेरे पास। तू थक गई होगी ना। अच्छा, ये सुबह से काम कर रही है तो मैं क्या यहाँ खड़ी खड़ी नाच रही थी? मैंने भी घर में काम किया है और कपड़ों में इस्त्री की है। और शालू क्यों चाय बनाएगी? महक चाय बनाएगी। अरे पूरे दिन गधे की तरह काम करवाती हो, फिर भी तुम्हें चैन नहीं आता। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि ये बैठकर आराम से महारानी की तरह खाए और मेरी बेटी पूरे दिन काम करे? मजदूर है क्या वो? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है तुम बाप बेटी के कारण। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। तुम अपनी बेटी के साथ मरो इस घर में यहीं पर। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। पिताजी, आप माँ से लड़ाई मत करिए। मैं सारा काम कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, मैं अभी सबके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। शालू, बस मैं यूँ गई और यूँ आई, तो 2 मिनट रुक। इतना कहकर महक आंखों में आंसू लिए मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बेचारा मोहन मन ही मन खुद से कहता है, हे भगवान, ये सोचकर दूसरी शादी की थी कि मेरी बेटी को माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ तो माँ का प्यार नसीब ही नहीं हो रहा इस बेचारी को। कैसा नसीब लिख कर भेजा है भगवान तूने मेरी बेटी को। ये हाफ क्यों रहे हैं? जरूर मेरी और मेरी बेटी की बुराई कर रहे होंगे। अरे नास पीटी, चाय लाएगी या नहीं लाएगी, या भूखे मर जाए हम लोग? एक तो चाय नहीं दे रही है ये। अरे चाय नहीं मिलेगी तो चाय नाश्ता कैसे करूंगी? अरे जान निकल रही है, लाएगी चाय? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तुम मिली। बेचारी महक सबके लिए चाय बना कर लाती है और फिर अकेले ही रात का खाना भी बनाती है। सारा काम करने के बाद भी उसकी उस सौतेली माँ को चैन नहीं था। वो उसे एक बार भी चैन की सांस नहीं लेने देती थी और अपनी बेटी शालू पर तो वो जान छिड़कती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। अरे नास पीटी, ये कैसी रोटी बना रही है तू, टेढ़ी मेढ़ी? माँ, ना जाने सुबह से मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है। मेरा सीधा हाथ आज सुबह से बहुत दुख रहा है। हाँ हाँ, ये तेरा ड्रामा समझ में आ रहा है मुझे। तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी खाना बनाए और तुम ये दर्द का बहाना बनाकर आराम से सोती रहो? मैं तुम बाप बेटी को न अच्छे से जानती हूँ। देख, अगर तेरे बाप के आने से पहले ना तूने गोल गोल रोटी नहीं बनाई ना, तो इस चूल्हे में ही ना तेरा हाथ जला दूंगी। जब हाथ जल जाएगा ना, तब समझ आएगा कि बहाना बनाने का नतीजा क्या होता है। तभी अचानक माया को मोहन के आने की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत महक को खड़ा करके खुद रोटी बनाने लग जाती है। तभी मोहन आता है और देखकर कहता है, अरे भाग्यवान, तुम रोटियां बना रही हो? अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कहीं तुमने नशा तो नहीं किया जो तुम काम कर रही हो? निकाल ली अपने मन की भड़ास। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी सारा काम करती है और मैं कुछ नहीं करती? मैंने सोचा इसके हाथ में दर्द है तो रोटियां मैं बना देती हूँ, लेकिन तुम्हें इससे भी दिक्कत है। दोनों बाप बेटी क्या चाहते हो? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। माया का ऐसा रूप देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा दोनों बहनें कि अचानक माँ को ऐसा क्या हो गया जो वो 1 मिनट में बदल गई। अरे अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। अरे मेहरबानी है तुम्हारी जो तुमने मेरी बेटी को बख्श दिया। हे भगवान, लगता है आपका ये चमत्कार है, तभी तो इस अत्याचारी माँ के अंदर एक अच्छी माँ के गुण आ रहे हैं। इसका बर्ताव बदल गया है। अच्छा है भगवान, ऐसे ही इसको सद्बुद्धि देना। मैं कैसे बताऊँ अब पिताजी को कि माँ बदली नहीं है, बस अच्छे बनने का नाटक कर रही है। पिता के जाते ही माया कहती है,
ओ महारानी, इधर आ और आकर ना रोटी बना। मैं तेरे बाप की ना नौकर नहीं हूँ कि मैं रोटी बनाऊं और तू खाए। इतना कहकर माया और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आप तो महक को डांट रही थी क्योंकि उसकी रोटी गोल नहीं थी और उसके हाथ में दर्द था। फिर भी आप उससे सारा काम करवाती थी, लेकिन पिताजी के आते ही आपके तेवर तो बदल गए, जैसे आप महक की बहुत अच्छी माँ हो। अरे ओ बेवकूफ, इसके बाप के पास ना इसकी माँ का सोने का हार है। कल मैंने उसको ना फोन पे बात करते हुए सुना था कि किसी राम ज्वेलर्स के पास छुपा के रख रखा है और वो हार है ना अपनी बेटी को देना चाहता है, जो इतने समय से छुपा कर रखा है मुझसे। तुझे पता भी है कितने तेज है बाप बेटी, बहुत तेज है। अरे मैं तेरे बाप के सामने अच्छे बनने का नाटक इसलिए कर रही थी ताकि वो मेरे वश में आकर मुझे हार दे दे। दोनों माँ बेटी हंसते हुए बातें करते हैं और उनकी सारी बातें मोहन कमरे से खड़ा सुन लेता है। मैं भी बड़ा बेवकूफ था। मैंने इनकी बातों पे यकीन कर लिया कि जिस औरत ने एक बच्ची के ऊपर बचपन से जुल्म किया है वो अचानक से कैसे सुधर सकती है। मेरी बेटी के साथ मैंने बहुत गलत किया। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही रोते हुए मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद सब उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और जैसे तैसे उसे होश आता है। अपने पिता को ऐसे देखकर महक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तभी डॉक्टर कहता है, देखिए, इनके दिमाग पर किसी बात का बुरा असर हुआ है, लेकिन अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और आप सबको बहुत ख्याल रखना होगा इनके खाने पीने का। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखूंगी। बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। कुछ देर बाद सभी मोहन को लेकर घर पहुंचते हैं, लेकिन शालू और माया के माथे पर एक शिकन और दुख तक नहीं था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। वहीं महक सारा काम किया करती और अपने पिता की खूब सेवा करती, लेकिन मोहन अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान था और यही सब देख देख कर उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। ऐसे एक दिन रात का समय था। मोहन अपनी बेटी को अकेले में अपने पास बुलाता है। बेटा, मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही मेरी आंखें बंद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा भर जाएगा, क्योंकि तेरी सौतेली माँ तुझे बहुत दुख देगी और तेरी सौतेली बहन वो भी कम नहीं है। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूँ बेटा। मेरा बुलावा आ रहा है। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अपने ऊपर बस नहीं है। सोचा था एक दिन अपनी बेटी की शादी एक राजकुमार के साथ करके उसे विदा करूंगा। न जाने भगवान मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। आप कुछ मत कहिए पिताजी, बस आप चुप रहिए। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, रुक जा। कुछ कहना है तुझे? देख, मेरे पास बहुत कम समय बचा है बेटा। महक, बेटा देख, जिंदगी की राह पे ना दुख, दर्द, पीड़ा सब मिलेगा, लेकिन अंत में ना सच्चाई की जीत होती है। तू डरियो मत। तू चिंता मत करियो। भगवान तेरा साथ देंगे। तू जीतेगी बेटा, तू जीतेगी। मैं जानता हूँ कि तू कभी हार नहीं मानेगी। देखना, भगवान एक दिन सब सही कर देगा। ठीक है पिताजी, आप जो भी बोल रहे हो वही होगा, लेकिन अभी आप चुप रहो। बात करते ही मोहन की मृत्यु हो जाती है और महक फूट फूट कर रोती है। अब ऐसे ही पिता के मरने के बाद महक के ऊपर अत्याचार और भी ज्यादा ज्वेलर्स के पास जाती हैं और गहने ले आती हैं और उसकी माँ और बहन उससे खूब काम करवाती हैं। घर का सारा काम करवाने के बाद भी वो उसे बचा खुचा झूठा खाना ही खाने को देती। ये ले मेरी बच्ची तेरा खाना। ओ महारानी, ले पकड़ तेरा खाना। माँ, इस खाने से तो बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। लगता है ये खाना खराब हो गया है। माँ, मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ? माँ देखो तो, कितनी तेज लड़की है ये। इसके कहने का मतलब है कि आप इसे सड़ा हुआ खाना देती हो। माँ, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। माँ, आप देखो ना, ये खाना सच में खराब हो गया है। माँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। यही खाना बचा है, खाना है तो खा वरना फेंक दे। और ये नखरे मत दिखा मुझे। नखरे तो देखो इसके, ऐसे हैं जैसे इसका बाप है ना बहुत दौलत छोड़ के गया है। शालू बेटा चल, सोने के लिए चल। दोनों माँ बेटी सोने के लिए चली जाती हैं और बेचारी महक वहीं पर बैठी रोती रही।
बस इस तरह महक का जीवन कटने लगा। उसके जीवन में कोई सुख और आनंद नहीं था। ऐसे एक दिन सुबह महक पूजा कर रही होती है और दोनों माँ बेटी घर के बाहर उसके पास आते हैं। सुन महक, गांव के जमींदार और उनका लड़का शालू को देखने आने वाले हैं। हम बाजार से खरीदारी करके आते हैं। तू घर को चमका के रखियो और नाश्ता खाना सब बना कर रखियो। अगर जरा भी किसी भी काम में कमी आई ना, या तेरी बहन का रिश्ता टूटा, तो तेरी शामत आ जाएगी। माँ, आप फिक्र मत करो, आपके आने से पहले ही मैं सारा काम कर दूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। हाँ, बड़ी आई मौका नहीं दूंगी। चुपचाप से ना काम कर ले। मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सुनकर तो तुझे बहुत जलन हो रही होगी ना? अरे बहन, मुझे क्यों जलन होगी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये सोचकर कि तुम्हारी शादी कितने बड़े घर में होगी। तुम देखना, तुम बहुत खुश रहोगी। दोनों माँ बेटी वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और उसी रात जमींदार और उसका बेटा लड़की देखने आता है। माया उनके सामने अपनी बेटी की बहुत तारीफ करती है। अरे मैं अपनी बेटी की तारीफ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो मेरी बेटी है। सच में गुणवान है मेरी बेटी। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है, सब कुछ उसी ने बनाया है। हाँ, देखिए बहन जी, ये हमारा इकलौता लड़का है। हमें इसके लिए एक सुंदर सी कन्या चाहिए। हमारे गांव में हमारा एक दोस्त है रामलाल, उसने बताया था आपकी 2 बेटियां हैं और उन्होंने बोला वो शादी के लायक है, इसलिए मैं रिश्ता लेके आया हूँ। वैसे आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? एक बेटी तो दिख रही है, दूसरी नहीं। वो भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी एक ही बेटी है, शालू। लो बेटा, चाय लो। भाई साहब आप भी चाय लीजिए, ये सब मेरी बेटी ने बनाया है। ये लड़की कौन है? अरे ये हमारे घर की काम वाली बाई है। ये घर में बर्तन मांजने आई है। तभी जमींदार का बेटा खुद सोचते हुए खुद से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये औरत झूठ बोल रही है। ये लड़की किसी एंगल से काम वाली नहीं लगती। इतनी सुंदर और इतनी मासूम है ये लड़की। ये लड़की ना मेरे मन को भास ही गई है। ऐसे ही सभी बातें करते हैं और थोड़ी देर में जमींदार कहता है, ठीक है बहन जी, हमें आज्ञा दीजिए, हम घर जाकर जवाब देते हैं। ठीक है भाई साहब। माँ, उनका जवाब हाँ में तो आएगा ना? क्या मैं उन्हें पसंद तो आऊंगी ना? अरे हाँ बेटी, तू उन्हें बहुत पसंद आई होगी। देखा नहीं था लड़का कैसे चुपचाप बैठा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। मुझे लगता है तेरे बारे में सोच रहा था और शायद तेरे ख्यालों में खो गया था बेटा। अरे माँ, आप भी ना। अरे ओ करमजली, तू क्या खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? नजर लगाएगी क्या? चल भाग यहाँ से। पिताजी, ना जाने मगर मुझे वो लड़की शालू पसंद नहीं आई। और वो दूसरी वाली लड़की जिसे उस औरत ने नौकरानी बताया था ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन माँ बेटी ने हमसे कुछ छुपाया है। मुझे वो दूसरी वाली लड़की बहुत पसंद है। लेकिन बेटा, उस औरत ने कहा था वो उसकी नौकरानी है, पर तुझे कैसे पता कि कुछ और बात है? पिताजी पता नहीं, लेकिन उस लड़की की मासूमियत को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ और ही बात है। लेकिन आप मना कर दो, मुझे वो लड़की शालू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही रात को जमींदार का नौकर शालू के घर पे खबर लेकर जाता है। जमींदार ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। ये सुनकर दोनों माँ बेटी महक को मारने पीटने लगती हैं। मनोज कहीं की, तूने अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। लेकिन माँ, मैंने क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे अंदर आने के लिए किसने कहा? तू रसोई में ही नहीं रह सकती है क्या? मैं जानती हूँ माँ, इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। माँ, आपने ही तो कहा था कि सबके आने पर चाय नाश्ता ले आना। तुझे अपनी गंदी शक्ल दिखाने के लिए किसने बोला था? तुझे कहा था ना अंदर रहने के लिए, और बाहर आई भी थी तो मुंह ढककर आती। ओ, अब समझ आया, तू जानबूझकर आई थी ताकि तेरी खूबसूरती देखकर वो मेरी बेटी को मना कर दे। तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? माँ, लाओ तो जरा कैंची, इसके सारे बाल काट देते हैं, इसके सर पे उस सुराही फेर देते हैं, इसे टकला बना देते हैं, फिर देखती हूँ इसकी वजह से मेरा रिश्ता टूटता है या नहीं।
नहीं माँ, मुझे छोड़ दो माँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। महक बहुत रोती है और दोनों माँ बेटी जबरदस्ती उसके बाल काटकर उसे गंजा कर देती है। तो बेचारी महक अब और भी ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। ये ले, अब हो गई तू टकली। अब कोई तेरी तरफ देखना तो छोड़ो, कोई थूकेगा भी नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुझे ऐसे टकला देखकर। मेरे सर पर तो घने वाले और तू तो टकली है। अब तेरी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। मेरी शादी अब बहुत अच्छे घर में होगी। अब ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है। बेचारी सारे काम करके तालाब के पास बैठी बर्तन धो रही थी। वहाँ से सोहन गुजर रहा था। उसे देखकर वो उसे पहचान लेता है कि वो वही लड़की है जिसे उस दिन उस औरत के घर पर देखा था। वो उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने उस दिन देखा था जब तुम चाय लेकर आई थी। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? और ये तुम्हारे बाल, तुम्हारे हालत, ये सब उसी औरत ने किया है क्या? महक डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम जिस तरह से बता रही हो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो दोनों तुम्हारी सौतेली माँ और बहन है। वैसे भी मैंने अपने नौकर को भेजकर तुम्हारे बारे में पता करवा ही लिया था सब कुछ। तुम मुझे पहली नजर से ही बहुत पसंद हो। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी देखकर मैं उस दिन से ही तुम्हारा दीवाना सा हो चुका हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके लायक नहीं हूँ और अब तो मेरे सारे बाल भी चले गए हैं। सोहन उसे चुप करवाता है और विश्वास दिलाते हुए कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन अब मैं सुंदर नहीं रही और ना ही मेरी माँ और पिताजी हैं। क्या मेरे जैसी लड़की को आपके पिताजी स्वीकार करेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। और इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए और तुम दिल की बहुत अच्छी इंसान हो। तुम बस मेरे साथ साधु महात्मा के पास चलो। वो बहुत जाने माने और पहुँचे हुए साधु हैं। वहाँ तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। बस तुम मेरे साथ चलो। सोहन महक को साधु के पास लेकर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे बेटी, तुम्हारे कष्टों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम सदैव सही मार्ग पे थी, जिसके कारण मैं तुम्हारी सहायता करना चाहूँगा। ओम हेम हीम क्रीम चामुंडाया वृक्ष। तुम ये तेल की शीशी अपने पास रखो और नहाने से पहले इसे अच्छे से अपने सर पे लगाना और सूर्य उदय होने से पहले नहा लेना। और एक बात और, इसको लगाने के बाद तुम्हारे बाल वो वापस आ जाएंगे। और ये गोली रखो, इसे खाने से तुम्हें अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में सब ज्ञात हो जाएगा कि वो अब क्या करने वाली है और क्या नहीं। और हाँ, ये लाठी भी रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और किसी बात की चिंता मत करना। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं देवी माँ करेंगी। दोनों खुश होते हैं और साधु का धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। महक अब हर रोज नियम के अनुसार वो तेल लगाती और सूर्योदय होने से पहले नहा लेती और वो दी हुई गोलियां भी खा लेती। ऐसे ही कुछ दिन बाद ही महक के बाल बहुत घने और लंबे उग जाते हैं। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। उसे देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन बहुत ज्यादा जलने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी उसके सर पर बाल कैसे उग गए। एक दिन दोनों माँ बेटी उसके खाने में जहर मिलाकर उसे दे देती हैं। बेटा, आज मैंने तेरे लिए खाना बनाया है। मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है। आजा बेटा, ले खाना खा ले। बोल, डालेगी मेरे खाने में जहर? बोल वरना तेरा भरता बना दूंगी। अरे अरे अरे, महक लग रही है, मत मार मुझे, छोड़ दे मुझे। आ आ, ये तुझे क्या हो गया? तू अचानक से बदल कैसे गई? क्यों, कैसा लगा अब तुम दोनों को? तुम दोनों ने भी मुझे मिलकर ऐसे ही मारा था ना? भूल गए? मुझे भी ऐसे ही दर्द हो रहा था, मैं भी ऐसे ही रो रही थी। बेटा, हमें माफ कर दे, हम तेरे दुख को समझ सकते हैं। तेरी सौतेली माँ हूं ना, इसीलिए तुझे मारा पीटा, तुझे दुख दिया, तुझे अपना नहीं पाई। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भगवान की कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी परेशान नहीं करूंगी तुझे। इतना सुनकर डंडा रुक जाता है और जो गोली महक ने खाई थी उसका असर खत्म हो जाता है। तभी महक कहती है, माँ, ये सब क्या हुआ आपको? और मतलब ये सब हुआ कैसे? और आप दोनों की ऐसी हालत किसने की? अरे बेटा, मुझे माफ कर दे।
आज के बाद तुझे कभी दुख नहीं दूंगी, शालू की तरह प्यार से रखूंगी। दोनों माँ बेटी महक से माफी मांगती हैं, लेकिन महक को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। खैर अब सब कुछ ठीक हो चुका था और समय के साथ महक की शादी सोहन से हो जाती है और उसकी जिंदगी में अब खुशियों की बहार आ जाती है।